हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 10th मैथ्स के चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के एक्सरसाइज 13.2 करेंगे। 13.1 जो कि इससे पहले वीडियो है, अपलोड कर दी है मैंने, तो उसमें इसके सारे बेसिक्स फॉर्मूले जो भी हैं उन सबको मैंने क्लियर किया है और अच्छे से आपको याद भी कराया है। नहीं वीडियो देखी तो उस वीडियो को भी जरूर देख लें और इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखकर अपने आप से क्वेश्चन हल करने का प्रयास करें। चलिए शुरू कर लेते हैं। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इसका मतलब त्रिज्या 1 है तो ऊंचाई भी 1 है, बराबर है। चूंकि इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है, तो देख लेते हैं। यहाँ एक मैंने पहले से एक डायग्राम बना दिया है। देखिए, ये है अर्धगोला, इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है, इसकी जो त्रिज्या है वो 1 है, तो इसकी हाइट भी फिर 1 ही होगी। तो यहाँ लिख देंगे हम कि अर्धगोले तथा शंकु की त्रिज्याएं, आर से डिनोट कर देंगे कॉमन, 1 सेंटीमीटर, और जो शंकु की हाइट है, शंकु की ऊंचाई h बराबर ये भी 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि इसने कहा है कि त्रिज्या के बराबर है। पाई के पदों में इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है। देखिए, आयतन के लिए हमें क्या क्या चाहिए। ठोस का आयतन बराबर हमें चाहिए अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अब ये हम तब निकाल सकते हैं जब हमें इनके फॉर्मूले ज्ञात हैं। तो अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब और शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सारे मान हमें ज्ञात हैं, बस एक काम कर लो, थोड़ी कैलकुलेशन आसान कर लेंगे। वैसे तो खैर आसान ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन भी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आर और एच तो एक ही है, तो यहीं के यहीं मान भर दो, कोई दिक्कत नहीं। पाई का मान रखना नहीं है, आर भी 1 और एच भी 1, एच 1 है, 1 लिखना है। तो देखिए, ये हो गया 2/3 पाई और ये बन गया 1/3 पाई, दोनों जुड़कर हो गए 3/3 पाई। 2/3 और 1/3 हो गए 3/3, 3 से गया 3, तो ये हो गया 1 पाई, या पाई इतने घन सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन में है, आयतन है तो घन में आता है, ठीक है ना, घन सेंटीमीटर। तो देखिए, आसान सा सवाल बन गया। नेक्स्ट पे आ जाओ। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर हैं। तो देखिए, मॉडल जैसा इसने कहा है एक बेलन पे 2 शंकु अध्यारोपित है। तो ये डायग्राम मैंने पहले से बना लिया है। देखिए, एक शंकु, दूसरा शंकु किसके ऊपर, तो बेलन के दोनों आधारों पे अध्यारोपित है। तो देखिए, इसने बोला है मॉडल का व्यास, तो व्यास देखिए, व्यास दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा, व्यास है 3 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे शंकु तथा बेलन का व्यास बराबर 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेडियस आ जाएगी दोनों शंकुओं की और इस बेलन की 3/2 सेंटीमीटर। इसकी टोटल जो लंबाई है वो 12 है। देखो, यहाँ से यहाँ तक जो है वो कितना है, 12 है। तो देखिए, कुल लंबाई
बराबर 12 सेंटीमीटर। तो बेलन की हाइट कितनी होगी, क्योंकि इसने दे रखा है शंकु की हाइट, शंकु की ऊंचाई। H1 से डिनोट कर लेंगे इसको, H1 लिख देंगे इसको 2 सेंटीमीटर प्रत्येक की, ये भी 2 और ये भी 2। तो जब ये 2 2 हो गई, टोटल है 12, तो अंदर कितना बचा देखो, 12 माइनस 4 यानी कि 8। ये जो दूरी है या ये हाइट है ये 8 बची। तो यही काम करेंगे हम, बेलन की ऊंचाई जिसको हम H2 कह सकते हैं, 12 में से 2H1 घटा देंगे, एक H1 ये और एक H1 ये, तो 12 माइनस 2 गुणा 2 यानी कि 12 माइनस 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। तो बेलन की हाइट भी आ गई। अब हमारे पास सारी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए थी, आर है दोनों की है, हाइट भी दोनों की है। तो हम इस मॉडल में अंतर्विष्ट, तो देखो मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन निकाल देंगे। देखिए 2 तो है शंकु और एक है बेलन का कंबाइंड आयतन ज्ञात कर लेंगे। 2 शंकुओं का कैसे होगा, देखिए एक शंकु का तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H, लेकिन H नहीं, यहाँ H1 भरा जाएगा। हाँ H1 हमने माना है इसकी हाइट, प्लस बेलन का पाई आर स्क्वायर H2। देखो R को हम R ही रखेंगे दोनों जगह क्योंकि R सेम है। तो देखिए यहाँ से हम पाई आर स्क्वायर बाहर ले सकते हैं, बचा 2/3 H1। कैलकुलेशन आसान करने का ये तरीका रहता है। पाई का वैल्यू रखेंगे इसमें कितनी, तो 22/7 रख के देख लो, बाद में देखेंगे, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, 3.14 रख देंगे। 3/2 होल स्क्वायर 2/3 H1 की वैल्यू 2 और प्लस H2 है 8। तो देखिए 22/7 गुणा 3 का वर्ग 9, 2 का 4 और यहाँ से हो गया 4/3 प्लस 8। और थोड़ा कैलकुलेट करो, देखो कुछ कटता है तो काटो, हाँ बल्कि ये कट जाएगा, 2 से ये 11 हो जाएगा, तो इसको मैं 11 लिख रहा हूँ, गुणा 9/2 गुणा 3 8 24 और 4 28/3। तो इस 22/7 को काटने की जल्दबाजी ना करें, देखो आ गया मुर्गा, फंस गया, 7 चौके 28, 3 3 9 और 2 दूनी 4। तो देखो 11 3 और 2, 11 3 33, दूनी 66, इतने घन सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आ गया 66 घन सेंटीमीटर। देखो सही से एक बार फिर से, है ना, देख लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3। संलग्न चित्र में, इस चित्र में आप देख सकते हैं, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो देखिए गुलाब जामुन का जो आकार है, ये तो मैंने पूरा एक वो बना के मतलब चित्र में दे ही रखा है, आपने देखा है, संलग्न चित्र है। तो ये गुलाब जामुन इस प्रकार से चीनी की चाशनी में डूबी हुई है, लेकिन एक गुलाब जामुन देखिए इस प्रकार का है कि ये क्या है, एक बेलन है और इसके दोनों सिरों पर एक क्या है, अर्धगोला अध्यारोपित है इस प्रकार से। तो इस प्रकार का गुलाब जामुन है एक। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि इसमें इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, व्यास 2.8 है। देखो लंबाई है टोटल 5 सेंटीमीटर और व्यास है 2.8, ये टोटल। तो देखिए प्रत्येक गुलाब जामुन का व्यास
है ना। उसमें ये दोनों सिरे आ जाएंगे, बेलन भी आ जाएगा और अर्धगोला भी आ जाएगा, तो व्यास कॉमन आ जाएगा दोनों के लिए। तो यहाँ से जो रेडियस निकलेगी वो R1 R2 ना होके, ये R1 लिखना चाह रहा था लेकिन नहीं होगा, R1 R2 R ही रहेगा दोनों में, 2.8/2 यानी कि 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब R आ गया तो H भी निकालो। बेलन की ऊंचाई H बराबर कैसे आएगी, देखिए ये टोटल है 5, इसमें से माइनस हो जाएगा एक ये रेडियस, एक ये रेडियस, मतलब 2 रेडियस। 2 रेडियस मतलब एक व्यास बोल सकते हैं। देखो एक ये त्रिज्या और एक ये त्रिज्या अर्धगोले की, तो ये हो जाएगा 2.8, घटाएंगे तो आएगा 2.2, इतने सेंटीमीटर। बस ये थोड़ी सी इसमें ध्यान रखने योग्य बात थी। अब हम प्रत्येक गुलाब जामुन का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। प्रत्येक गुलाब जामुन का आयतन बराबर 2 अर्धगोले और 1 बेलन का आयतन। अगर निकाल दें तो एक गुलाब जामुन का आयतन निकल जाएगा। देखिए 2 अर्धगोलों का क्या होगा, 2 गुणा 1 का होता है 2/3 पाई आर क्यूब, फिर एक बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ से कैलकुलेशन आसान करने के लिए पाई आर स्क्वायर पहले ही बाहर लेंगे, तो 2 दूनी 4/3, आर बचेगा बस यहाँ 1, और यहाँ बचा केवल एच। अब मान रखना फायदेमंद होता है। पाई की वैल्यू 22/7, आर आ गया 1.4, ब्रैकेट 4/3, आर है 1.4 प्लस एच कितना है 2.2। तो देखिए 22/7 गुणा 1.4 की 2 बार मल्टीपल हो जाएगी, 14 चौके 56 यानी कि 5.6 प्लस 22 से 66, क्योंकि लघुत्तम ले लिया मैंने 3, 7 दूनी 14, 0.2 आया, 22 दूनी 44 मतलब 4.4। जब इसकी इसमें गुणा हुई, गुणा 1.4 इंटू, इनको जोड़ेंगे 6 6 12, 6 5 11 और 1 12/3। देखो 3 से कुछ कटने वाला है क्या, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, यहीं के यहीं भी छोड़ सकते हैं, थोड़ा और कैलकुलेट कर सकते हैं। 14 चौके 56 5, 14 चौके 56 5 61, तो ये आ गया 6.16 इंटू 12.2/3, इतने घन सेंटीमीटर। लेकिन अब एक चीज़ ये देखनी है कि इसने ये बोला है क्वेश्चन में कि उसके आयतन की, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। अब देखिए पहले तो ये देख लो कि टोटल आयतन ही हम गुलाब जामुन का निकाल दें। गुलाब जामुन है 45 गुलाब जामुन है, ये तो हमने एक का निकाला है। तो देखिए यहाँ निकालेंगे हम 45 गुलाब जामुनों का आयतन बराबर 45 से गुणा कर देंगे इस आयतन को, क्योंकि ये गुलाब जामुन का है, 6.16 इंटू 12.2/3। देखो 3 से कटने को तैयार बैठा है। 15 छक्के 90, 9, 15 एकम 15 9 24, 2, 15 छक्के 90 2 92, गुणा 12.2 बराबर। अब ये जो आएगा गुणा करके आया 1127.28, गुणा करके आप देख सकते हैं। ये जो आया है ये आया है 45 गुलाब जामुनों का आयतन। लेकिन अब हमें ज्ञात करना है 45 गुलाब जामुनों में चीनी की चाशनी का आयतन। चीनी की चाशनी का आयतन बराबर, ये जो भी आया है इसका हो जाएगा 30%, यानी कि 30/100, एक जीरो कट जाएगी, और जब इसकी गुणा करेंगे 3 8 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 7 21,
1, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम 3, 3 एकम 3, है ना, ये आ गया। और अपॉन 10 भी है, क्योंकि 0.2 तो पहले यहाँ लगे, तो दो प्लेस छोड़ के 10 भी है, तो ये पॉइंट फिर यहाँ आ जाएगा 338/184, इतने घन सेंटीमीटर एग्जैक्ट आंसर आया आपका। ठीक है, तो देखिए ये सवाल भी हो गया, बहुत आसान। एक गुलाब जामुन का आयतन निकालो, फिर 45 का निकाल दो, और फिर 45 में चीनी की चाशनी का आयतन ज्ञात कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, संलग्न चित्र में एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। देखिए इस प्रकार से, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। ये गड्ढे हैं, इसमें शंक्वाकार हैं। घनाभ की विमाएं दे रखी हैं, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या भी दे रखी है। गड्ढे की त्रिज्या मतलब शंकु की त्रिज्या, और गहराई भी दे रखी है, मतलब R और H दोनों दे रखे हैं। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन बताइए। तो बहुत आसान सवाल बन गया ये, क्योंकि इस घनाभ का आयतन को ज्ञात कर देंगे, इसमें से इन 4 शंकुओं के आयतन घटा देंगे, तो अपने आप ही शेष लकड़ी का आयतन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ लिखेंगे हम सारी विमाएं, घनाभ की विमाएं L 15 सेंटीमीटर, B 10 सेंटीमीटर और H 3.5 सेंटीमीटर। देखो तीनों माप है, तो हम घनाभ का आयतन ज्ञात करने जा रहे हैं। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट की मल्टीपल, 15 गुणा 10 गुणा 3.5, गुणा कर देंगे। 15 पंजे 75, 15 दिए 45, 7 52, इतने घन सेंटीमीटर। 10 की इसमें गुणा करके 35 आ गया था। कभी सोचो कि पॉइंट तो लगाया ही नहीं, तो पूरा गुणा करके 525 आ गया। अब हमें ज्ञात करना है प्रत्येक गड्ढे का आयतन। शंक्वाकार गड्ढे, या ये कहो कि प्रत्येक शंक्वाकार गड्ढे की माप, क्या माप है, तो इसकी R है 0.5 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है या गहराई है वो 1.4 सेंटीमीटर है। तो इसलिए लिखेंगे कि प्रत्येक शंक्वाकार, बहुत आसान सवाल है, प्रत्येक शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, सूत्र हमारे पास है शंकु के आयतन का, तो 1/3 पाई r² h होता है। दोनों चीज हमारे पास है। 1/3 पाई की वैल्यू इसमें भर देंगे, पाई की वैल्यू 22/7, r 0.5 स्क्वायर कर देंगे और गुणा h 1.4, तो 1.3 इंटू 22/7 इंटू इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 0.25 इंटू 1.4, 7 दूनी 14। ठीक है, इतना आ गया। तो इसको भी गुणा कर दो, 25 दूनी 50, या 22 की गुणा कर दो, 22 दूनी 44, गुणा 0.25 और अपॉन में आ गया 3। ये एक गड्ढे का आयतन आ गया, इतने घन सेंटीमीटर। लेकिन गड्ढे कितने हैं, तो 4 गड्ढों का आयतन, 4 गड्ढों का आयतन आएगा 4 गुणा इसको पूरे को, क्योंकि एक गड्ढे का आयतन है, 4 गुणा 4.4 गुणा 0.25 अपॉन 3, ये आया है। इसे थोड़ा कैलकुलेट कर लेंगे, तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.467 समथिंग आएगा कुछ, ये आ जाएगा। इसको करके देखना एक बार, लगभग ये आएगा इतने घन सेंटीमीटर। अब जब 4 गड्ढों का आयतन इसमें से घटा देंगे घनाभ में से, पूरे में से, तब लकड़ी का शेष आयतन आ जाएगा। लकड़ी का आयतन बराबर होगा घनाभ
माइनस 4 गड्ढों का आयतन है ना। तो ये आ जाएगा 525 में से घटेगा 1.467, तो आंसर आएगा 523.533 इतने घन सेंटीमीटर। बहुत आसान सा सवाल है भाई, इससे ज़्यादा आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। पूरे इस घनाभ में से देखो, ऊपर पैनों की बात कुछ नहीं हो रही, बात इसकी है कि इस लकड़ी का आयतन हमें फाइनली चाहिए। तो पूरे घनाभ में से क्या किया, 4 गड्ढों का आयतन निकाल दिया। गड्ढे कैसे हैं, शंक्वाकार है, तो एक गड्ढे का निकाल दिया पहले, फिर 4 गड्ढों का निकाल दिया, और लकड़ी का आयतन निकालने के लिए घनाभ में से 4 गड्ढों का आयतन को घटा दिया, तो हमारे पास आंसर बन गया। ठीक है ना, नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। क्वेश्चन नंबर 5, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। देखो ऐसे करके बना लिया मैंने एक शंकु, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो लिख दो शंकु की ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर। फिर जो इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, r बराबर है 5 सेंटीमीटर। जो ऊपर से खुला हुआ है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, पूरा भर रखा पानी से। फिर देखो, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला है डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत आसान सवाल बन जाता है ये, क्योंकि देखो जितनी शीशे की गोलियां उसने डाली, इसका मतलब उन टोटल सबका आयतन कितना रहा होगा जो सारी गोलियां डली हैं। तो यहाँ से पता लग रही है ये बात कि 1/4 भाग बाहर निकल जा रहा है इसका पानी का, जो पानी इसमें पूरा भरा था ना ऊपर तक। तो वे गोलियां डालने से क्या हुआ, वे गोलियां डालने से इसका 1/4 भाग बाहर निकल गया। तो जो बाहर निकला है, स्थान कौन घेरेगा, आयतन। तो उतना ही, इसका मतलब ये हुआ कि उतनी ही जगह उन गोलियों ने घेरी है, अर्थात जो पानी बाहर निकला उतना ही उन गोलियों का भी आयतन है। तो हम क्या करेंगे, पूरे बेलन का आयतन ज्ञात कर देंगे, तो पानी का आयतन हमें पता लग जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पूरे पानी का आयतन बराबर किसका आयतन, शंकु का आयतन। ज्ञात करने से पूरे पानी का आयतन ज्ञात हो जाएगा। शंकु के आयतन का आप सूत्र जानते हैं, 1/3 पाई r² h। 1/3 पाई की वैल्यू आप ना रखें, r की वैल्यू 5² और h की वैल्यू 8। केवल आप इसको यहीं छोड़ दें, देखो मेरी सलाह मान के, फायदेमंद रहोगे। ठीक है, छोड़ दिया। अब देखो क्या कह रहा है, 1/4 भाग बाहर निकला है, तो शीशे की गोलियों का कुल आयतन कहाँ से निकालेंगे हम, तो देखो आ गया, यहीं से आ गया। ये जो पूरा पानी था, पूरे पानी का आयतन, ये तो खैर गोलियां नहीं है सारी, लेकिन हाँ अगर इसका 1/4 भाग कर दिया जाए, ध्यान से समझो इस बात को, कि जो गोलियां हैं उन गोलियों ने सारा पानी वही मतलब वही तो कवर किया है, वही वॉल्यूम कवर की है जो उससे बाहर निकला है। और बाहर कितना निकला है, तो 1/4 निकला। पूरा पानी है 1/3 पाई इंटू 5² भी 25 लिख रहा हूँ मैं, गुणा 8, इसका 1/4। बस गोलियों ने उतना हिस्सा ही घेरा, 4 दूनी 8, 25 दूनी 50, यानी कि 50/3 पाई, इतने घन सेंटीमीटर, इतने में गोलियां, यानी कि गोलियों का टोटल वॉल्यूम हमें पता लग गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रत्येक गोली का भी आयतन ज्ञात करेंगे। प्रत्येक गोली का आयतन, रेडियस हमें पता है इसका 0.5 दे रखा है, तो बस सूत्र लगा दो, 4/3 पाई r³ का सूत्र लग जाएगा, और 4/3 पाई r की जगह लिखा जाएगा 0.5 होल क्यूब। अब देखिए, अब क्या करें हम, तो शीशे की गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या
बराबर कहाँ से आएगी, तो गोलियों का कुल आयतन जो कि हमने ज्ञात कर लिया है, गोलियों का कुल आयतन अपॉन प्रत्येक गोली का आयतन। तो देखो गोलियों की संख्या निकल के आ जाएगी यहाँ से, प्रत्येक गोली का आयतन, गोलियों का कुल आयतन हम लाए थे 50/3 पाई, और प्रत्येक गोली का आयतन है 4/3 पाई 0.5 का पावर 3। देखो पाई हमने नहीं रखा था क्योंकि कटने लगा था, ये 3 भी कटने लग गया था, तो इसलिए हम कहीं भी उसको ज़्यादा कैलकुलेट नहीं कर रहे थे, क्योंकि यहाँ फिर सॉल्यूशन करने में आसानी रहती है। तो 50/4 इंटू इसका होल क्यूब कर देंगे तो 0.125 आएगा, और मल्टीपल कर दो इसको 4 में तो 125 चौके होते हैं 500, लेकिन 3 स्थान तो छोड़ने पड़ेंगे। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 50/0.5 छोड़ सकते हैं, 2 जीरो हटा सकते हैं। अब ये भी जीरो हटानी है, सॉरी ये पॉइंट हटाना है, इधर लाना है, तो इसको 500 कर देंगे बटे 5, तो देखो फिर 100 आया कि नहीं आया, 5 से इसको काट दिया 100। तो गोलियों की संख्या हमें ज्ञात हो गई, 100 गोलियां हैं, है ना। तो भाई आदमी कितने थे, आदमी 2 या 3, गब्बर के पास 3 आदमी थे और गोलियां थी 6, लेकिन यहाँ तो गोलियां 100 आ गई, कोई बात नहीं। शंकु की ऊंचाई, त्रिज्या दे रखी, पूरा पानी का आयतन ज्ञात किया, शंकु का आयतन ज्ञात हो गया। तो ये जो आया है पानी, पूरा पानी का आयतन है, लेकिन शीशे की गोलियों का कुल आयतन तो कितना होगा, इस पूरे पानी का चौथाई होगा। तो ये जब हमने ज्ञात किया तो इसका मतलब ये शीशे की गोलियों का आयतन आ गया। प्रत्येक गोली का आयतन कितना, तो गोले का सूत्र लगा दिया हमने आयतन का, यहाँ से वैल्यू रखी 0.5। गोलियों की जो टोटल संख्या आएगी वो गोलियों के कुल आयतन को प्रत्येक गोली के आयतन से डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर आया वो आपके सामने है 100। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। क्वेश्चन नंबर 6, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। देखो एक बार चित्र को देखो, मैंने पहले ही डायग्राम बना लिया कि एक ये बेलन जिसका व्यास और जिसकी हाइट दी है, फिर इसी के ऊपर एक और बेलन रखा हुआ है, इसका त्रिज्या और इसकी हाइट ये भी दी है। फिर क्या कहा इसने, से लोहे का एक स्तंभ बना है इस प्रकार का, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है, जबकि दिया है 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। तो हमें फाइनली पहले इसका आयतन ज्ञात करना है। तो बड़े बेलन, पहले माप लिख लेते हैं जो भी दे रखा है, बड़े बेलन की त्रिज्या, व्यास दिया है 24 तो त्रिज्या हो जाएगी 24/2 यानी कि 12 सेंटीमीटर, R1 से डिनोट कर लेंगे। ठीक है, छोटे बेलन की त्रिज्या R2, ये इसने दे रखी है 8 सेंटीमीटर, इसे हाफ मत कर देना क्योंकि त्रिज्या ये दे रखी है फाइनली, और ये दे रखा है व्यास। अब बड़े बेलन की हाइट, बड़े बेलन की ऊंचाई, तो H1 कितनी है 220 सेंटीमीटर है, और छोटे बेलन की ऊंचाई H2 यह है 60 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना है दोनों बेलनों का कुल आयतन, तभी द्रव्यमान निकाल सकते हैं। दोनों बेलनों का कुल आयतन, हमें ये पता कैसे लगा कि आयतन ही ज्ञात करना है, तो देखिए यहाँ से पता लगा कि जब इसने बोला कि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, बस यहीं से बात पता लग गई हमें कि पहले हमें आयतन ही ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि घन सेंटीमीटर में तो आयतन ही होता है। देखो पाई R1 स्क्वायर H1 और पाई R2 स्क्वायर H2, ये सूत्र लग गया। पाई बाहर R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2, अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख देंगे। तो पाई को अभी पाई रहने दो,
वैसे तो खैर इसने बोला है कि 3.14 ले लो तो ले लो, चलो कोई बात नहीं। R1 12 का स्क्वायर, H1 220, R2 8 और H2 60। सबको मान भर के स्क्वायर कर दो। 12 का 144 गुणा 220, बस यहाँ से पूरा हमें लाना ही पड़ेगा। ये 8 का स्क्वायर 64 गुणा 60। तो देखिए ये आया 3.14 इंटू, जब अंदर की इसकी गुणा करेंगे तो ये आ गया गुणा करके 31,680 प्लस 3840, और भाई अंदर वालों को जोड़ेंगे, अंदर वालों को जोड़ दो तो ये आ गया 35,520। इनकी गुणा कर दो तो ये आएगा 111,532.8। ठीक है, मैंने पहले ही गुणा कर ली है, आप गुणा करके देख सकते हैं। अब देखिए दोनों बेलनों का आयतन तो आ गया, इसका मतलब अब हम यहाँ से द्रव्यमान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से ज्ञात कर देंगे बेलनाकार स्तंभ का द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा, तो आयतन को गुणा करना है आपको 1 घन सेंटीमीटर लोहे के भार से, लोहे का द्रव्यमान से। देखो क्या दे रखा है, आयतन तो हमने ज्ञात कर लिया और 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान भी दिया है 8। तो जब इसमें 8 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 892,262.4 इतने ग्राम। लेकिन अगर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या बन जाएगा, कितने से भाग करनी पड़ेगी, तो 1000 से, क्योंकि 1000 ग्राम में 1 किलो होता है, 1 किग्रा। 0.3 स्थान यहाँ आ जाएगी तो 892.2624 इतने केजी। ये केजी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आप 2 प्लेस तक भी इसको लिख सकते हैं और यहीं भी इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो देखिए द्रव्यमान भी आ गया। तो क्या किया हमने पहले दोनों बेलनों का कुल आयतन जोड़ा, सूत्र रखा, पाई कॉमन लिया, अंदर के मटेरियल में हमने क्या रखा, इसकी वैल्यूज़ रखी और हम करके ले आए ये आयतन। आयतन के बाद क्या करना था, द्रव्यमान निकालना था। तो आयतन जितना भी आएगा उसको 1 घन सेंटीमीटर लोहे के द्रव्यमान से गुणा कर देनी थी। तो इन दोनों की हमने गुणा करके लाए और आंसर आ गया, क्योंकि पहले ग्राम में हमने इसको कन्वर्ट किया, लाए और कन्वर्ट किस में किया, तो किलोग्राम में लाए। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेमी और त्रिज्या 60 सेमी वाला एक शंकु सम्मिलित है। देखो यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं क्या क्या शामिल है। एक तो है शंकु और एक है अर्धगोला। अर्धगोले पर अध्यारोपित है ये शंकु, लेकिन ये एक बेलन में स्थित है। इस ठोस को पानी से भरे एक लंबवर्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। बिल्कुल ऊपर से लेकर ये सेम हाइट भी, कंप्लीट हाइट दोनों इस बेलन की हाइट के बराबर होगा और इसमें भर दिया गया है पानी। तो अब ये देखना है क्वेश्चन ने क्या बोला। बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन बताइए। तो देखिए हमें इसमें 3 आयतन ज्ञात कर देने हैं। एक तो बेलन की विमाएं हमारे पास है, R1 बेलन का है 60 सेंटीमीटर और हाइट 180 सेंटीमीटर। पहले आप इस पूरे का अंदर का जो ठोस है शंकु प्लस अर्धगोला, इसको भी निकाल सकते हैं जैसा आपको उचित लगे। तो यहाँ से निकाल दो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर H1। ये हो गया। पाई की वैल्यू मत रखो, R1 60 स्क्वायर और H1 180।
पाई इंटू 60 का स्क्वायर 3600 गुणा 180 पाई गुणा, जब इसकी गुणा करेंगे 3 जीरो आ जाएंगे, 18 छक्के 108, 10 18 तिया 54 और 10 64, इतने पाई घन सेंटीमीटर आ गया। और आगे आ जाओ, अब हमें चाहिए इसका, देखो इस शंकु की जो हाइट है, शंकु की हाइट दी है इसने 120 सेंटीमीटर और रेडियस है इसका 60 इस शंकु का। तो इस शंकु का अगर 60 है तो देखिए शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या दोनों की एक ही है, सेम है, तो वो है 60 R2, बल्कि तो R1 के इक्वल ही है, ये भी तो 60 थी, लेकिन कोई बात नहीं, R2 ही लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले ही सेम है। चलो लिख दी मैंने, 60 लिख दिया। और शंकु की हाइट, क्योंकि अर्धगोले की तो हाइट की आवश्यकता पड़ती नहीं हमें आयतन ज्ञात करने के लिए, तो शंकु की हाइट, शंकु की ऊंचाई H2 बराबर है 120 सेंटीमीटर। तो देखिए अब हमें क्या चाहिए, अब हमें शंकु प्लस अर्धगोले का आयतन चाहिए, दोनों का कंबाइंड तौर पे का आयतन बराबर शंकु का 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2 प्लस 2/3 पाई R2 क्यूब। तो ले लो पाई R2 स्क्वायर बाहर, 1/3 H2 अंदर प्लस 2/3, अच्छा अपॉन 3 भी ले लो ना, 14, और यहाँ से बचेगा R2, मैंने ये भी ले लिया, 3 भी बाहर। पाई की वैल्यू मत रखो, R2 स्क्वायर रख दो 60 स्क्वायर अपॉन 3 ब्रैकेट H2 कितना 120 और 2 इंटू 60, तो पाई गुणा 60 गुणा 60 गुणा 120 और 120 240 अपॉन 3, एक काट दो और अब गुणा भी कर दो, 6 दूनी 12 पाई गुणा 1200 गुणा 240 बराबर 12 और 24 की गुणा हो जाएगी, 12 चौके 48, 4 12 दूनी 24 4 28, इतने पाई घन सेंटीमीटर। देखिए हमने क्या क्या ज्ञात कर लिया, हमने इस पूरी आकृति का आयतन ज्ञात कर लिया, इस पूरे बेलन का आयतन ज्ञात कर लिया, तो शेष बचे पानी का आयतन हमें चाहिए। तो देखिए शेष बचे, जब पूरी भरे बीकर में, इस बेलनाकार बीकर में इस आकृति को डाला गया तो शेष कितना बचा, पूरे बेलन के आयतन में से अंदर वाला ये शंकु और अर्धगोला घटा दो, अपने आप पानी का आयतन निकल के आ जाएगा। वही काम करने जा रहे हैं हम। शेष बचे पानी का आयतन बराबर बेलन माइनस शंकु प्लस अर्धगोले का आयतन, इतना काम हम इसमें कर देंगे। तो बेलन का कितना आया था देखो 648 हजार पाई माइनस 288 हजार पाई बराबर, घटाओ पाई तो पाई, 3 जीरो, 8 में से 8 गए 0, 14 में से 8 गए 6 और 5 में से 2 गए 3, इतने आ गया घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें क्या काम करना है आपको, तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, इसको कन्वर्ट करना है देखो किसमें, यहाँ आप समझिए 22/7 से इसको गुणा कर लो, एग्जैक्ट चाहिए ना हमको तो पाई की वैल्यू रख के। अब इसको देखना, इससे भाग भूग करा के ये 1131428.57 आया, इतने घन सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें पानी का आयतन चाहिए, तो पानी का आयतन हमारे पास है। अगर ये हमें घन मीटर में चाहिए तो घन मीटर में लाने के लिए हमें कितने से भाग करना पड़ेगा,
तो हमें देखो 2 जीरो फिर 2 जीरो, हाँ इतने से भाग करना पड़ेगा। क्यों? देखो 1 घन सेंटीमीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं, घन क्यूब होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में मीटर कितने होते हैं? 1/100। लेकिन पावर है 3 तो 1/100 3 बार अपॉन में आ जाएगा। इसलिए 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 मतलब 1 पॉइंट, ये प्लेस यहाँ पहुँच जाएगा 1314281, इतने घन मीटर आंसर आ गया आपका। इसे कम स्थानों तक लिख सकते हो, 2 तक भी लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो। ठीक है ना, एग्जैक्ट आंसर आपका आ गया। नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। क्वेश्चन नंबर 8। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। देखो गर्दन इसकी, ये एक क्या है? ये एक गोलाकार कांच का बर्तन है और इसकी एक गर्दन है, सुराही जैसा बन गया ये बर्तन, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है। किसकी? गर्दन की। गर्दन कैसी? बेलनाकार, ठीक है। जबकि गोलाकार भाग का व्यास भी इसने दिया है। तो बस कोई दिक्कत ही नहीं है, सारी विमाएं हमारे पास हैं। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने ज्ञात किया बर्तन का आयतन 345 घन सेंटीमीटर। लेकिन बच्चा सही है या नहीं ये हमें बताना है। तो चलिए हम तो सही सही से इसका आयतन ज्ञात करेंगे, बच्चा ठीक है नहीं बाद में पता लग जाएगा अपने आप। चलिए जी, गोलाकार कांच के बर्तन की का व्यास लिख दो। का व्यास दिया है 8.5 सेंटीमीटर। तो आर यहाँ से क्या बन जाएगा? देखो आर को बल्कि R1 लिखेंगे हम, यहाँ 8.5 का आधा हो जाएगा। ठीक है, या 17/2 भी, हम 17/4 भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं। अब देखिए बेलनाकार भाग की लंबाई, जिसको h कहेंगे, 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर, जिसको R2 निकालेंगे जहाँ से, तो ये 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि व्यास को 2 से डिवाइड करके त्रिज्या आ जाती है। सारी विमाएं हमारे पास, तो लिखेंगे हम बर्तन का कुल आयतन बराबर किस किस का जोड़ेंगे इसमें? गोला प्लस बेलन का आयतन हम ज्ञात कर देंगे जोड़ के दोनों, यहीं के यहीं कैलकुलेशन बन जाएगी। तो 4/3 πr1 ये तो हो गया गोले का आयतन। बेलन का πr2² h तो खैर एक ही है तो h तो h ही रहेगा। अब क्या रखें? अब पाई बाहर ले लो, और तो कुछ है नहीं लेने वाला। 4/3 r1³ प्लस r2² h बचा। अब इसमें मान रखना शुरू कर दो जरा, और जो पाई है उसका मान 3.14 भी लेना है, ऐसे निर्देश भी हैं इस क्वेश्चन में। 4/3 r1³ मतलब 8.5/2 का होल क्यूब प्लस r2² मीन्स 1² गुणा h कितना 8। तो इसे सरल करना शुरू कर दो। 3.14 इंटू ब्रैकेट में 4/3 गुणा 8.5 की 3 बार गुणा 8.5 को हम लिख सकते हैं, 8.5/2 को लिख सकते हैं 17/4। अब ठीक रहेगा ये, प्लस 8 आ जाएगा। कैलकुलेशन आसान करने का तरीका है। तो देखो 4/3 गुणा 17⁻3 अपॉन 4⁻3 प्लस 8। और देखो अंदर 4⁻2 कट जाएंगे, 17⁻3 ऊपर है, तो ये जो बना ये बन जाएगा 4913 अपॉन कितना? 4 चौके 16 तो 48, हाँ ठीक है, और प्लस 8। 3.14 इंटू इसको और कर देंगे 4913 प्लस 8 से इसमें गुणा करेंगे आएगा 384
बस अब तो ये नज़दीक आ गई कैलकुलेशन, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन ही है इसमें, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। जोड़ देंगे तो आएगा 5297 अपॉन 48। अब जब इनको गुणा भाग करेंगे तो आएगा 346.51। गुणा भाग करना आपका काम। तो देखो ये है, लेकिन बच्चे का आंसर तो ये था, परंतु बच्चे का उत्तर 345 घन सेंटीमीटर था। अतः ये कहोगे बच्चे का उत्तर सही नहीं है, सही नहीं है। और सही उत्तर क्या है तो वो हमने ज्ञात कर दिया है, सही उत्तर है 346.51 घन सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चे का आंसर सही हो ना हो, लेकिन आपका आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखा करें और उसके बाद अपने आप से करने का प्रयास किया करें। कोई दिक्कत रहती है दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो पसंद आती है लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू।